नमस्कार। एमएस न्यूज प्लस आवाज समाचार के इस विशेष कार्यक्रम संवाद में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आपका चहीता कार्यक्रम जहां हम पूछते हैं आपसे संबंधित सवाल, ऐसे सवाल जो सरोकार रखते हैं समाज से, आपसे, जनता से। तो आज की इस परिचर्चा का विषय है हमारा किडनी संबंधी बीमारियां एवं उसके उपाय। क्या ऐसे उपचार हम करें जो किडनी संबंधी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं? क्या ऐसे उपाय रखें जिससे हम किडनी की बीमारियों से दूर रहें? तो आज इसी परिचर्चा के बीच हमारे बीच उपस्थित हैं मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी। डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते डॉक्टर साहब, आज किडनी की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, जैसा कि आप डॉक्टर हैं, आप देख भी रहे होंगे। मैं सबसे पहले लक्षणों से पहले मैं अपने जनता के बीच में ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे कारण हैं जो इतनी तमाम किडनी की बीमारियां, किडनी के पेशेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं? इसके किडनी के बीमारियों का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है शुगर, जो सबसे कॉमन कॉज है। शुगर और अनकंट्रोल्ड शुगर। सेकंड कॉज है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। तीसरा जो कारण है वो दवाइयाँ बहुत सी जो हम लोग अपने से बाजार से ले लेके खाते हैं। दर्द की दवाइयाँ, गठिया हो गई तो किसी भी सड़क से किसी भी दुकान से कोई दवा लेके खा रहे हैं कि वो दवा बाबा दे रहे हैं, हम खाते जा रहे हैं। अब पता नहीं उसमें क्या है, बट खा रहे हो, किडनी को खराब की जा रही है। पथरी हो गई, किडनी में इन्फेक्शन हो गया। कुछ किडनी की जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, किडनी में सूजन होता है। ये तो क्रॉनिक डिजीजेस का है। कभी इन्फेक्शन है, गर्भवती महिलाओं में किडनी खराब हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, मतलब तो इनसे ये प्रमुख कारण है जिनसे किडनी खराब होती है। मेन इश्यूज यही हैं जो आपने अभी बताया, और बाकी आगे हम अपने परिचर्चा में भी हम पूछेंगे अभी आपसे इसके एक्सप्लेन कर, आपसे हम चाहेंगे कि आप इसको एक्सप्लेन करें। जो एक आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा आपने बताया डॉक्टर साहब कि लोग खुद से दवाइयां लेते हैं। तो खुद से दवाइयों का क्या मतलब है कि कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये किडनी को बर्बाद करते हैं, उन्हें खराब करते हैं? मुख्य रूप से पेन किलर्स। पेन किलर ओवर द काउंटर है, बाजार में हर किसी के लिए उपलब्ध है। जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे लेके खाए और उससे तुरंत आराम मिल जाता है। तो सबसे इजी तरीका होता है। तो लोग सोचते हैं कि दवा खाया आराम हो गया, बट उसको आप जब बार बार लंबे समय तक खाएंगे तो धीरे धीरे उससे किडनी खराब हो जाएगी। यानी पेन किलर किडनी किलर हो जाता है। हाँ, शुरुआत में तो ये रिवर्सिबल होता है, मतलब किडनी में खराबी हुई तो ये वापस रिवर्स हो जाता है। बट अगर आप प्रोलॉन्ग इसको बार बार लेंगे तो वो परमानेंटली किडनी को खराब कर देता है। दूसरा, कोई भी दवा हम लोगों को अपने से लेके बाजार में किसी के कहने पे कि उसने वो दवा खाई थी और ठीक हो गया, तुम भी ये दवा लो, खाओ, ठीक हो जाओगे, ये बहुत कॉमन एक ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में। ये कभी नहीं करना चाहिए। किस दवा में क्या है क्या नहीं है वो बिना डॉक्टर से पूछे अपने से कोई भी दवा लंबे समय तक इस तरह से लेके नहीं खानी चाहिए, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। हो सकता है वो दवा आपको सिम्टोमेटिकली तुरंत में आराम दे दे, बट वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान देगी। तो ऐसी दवाइयों से बचना चाहिए। कोई भी दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं अपने से न लें और आस पड़ोस के लोगों के कहने पे न लें, ना ही कुछ ऐसी दवाएं लें जिससे कि आपको किडनी की संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। अब हम आते हैं डॉक्टर साहब, उनको कभी कभी महसूस होता है कि कमर के पास दर्द हुआ, तो ऐसे क्या सिम्टोमेटिक लक्षण होते हैं जिनको शुरुआती लक्षण कह सकते हैं कि ऐसे क्या लक्षण है जिनसे वो समझे कि किडनी संबंधित उन्हें परेशानियां शुरू हो चुकी हैं? देखिए, किडनी में भिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की बीमारियां हैं और हर एक का लक्षण अलग तरह से आ सकता है। जो कॉमन सिम्टम्स हम कह सकते हैं कि शरीर में सूजन आना, पैर सूज जाए, चेहरे फूल जाए, पेशाब की कमी होना, या कई बार शुरुआत में रात में बार बार पेशाब जाना। ब्लड प्रेशर बढ़ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है किडनी की बीमारी का। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो लंबे समय से ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनका कभी किडनी का चेकअप नहीं हुआ। एक्चुअली उनको ब्लड प्रेशर किडनी की बीमारी की ही वजह से था।
जो चेक नहीं हुआ वो डिटेक्ट नहीं हुआ और हमारे पास एकदम लास्ट स्टेज में आते हैं। तो यानी हर आपका ब्लड कहने का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर अगर हुआ तो उसका सबसे बड़ा कारण किडनी की बीमारी का कारण ब्लड प्रेशर की ही वजह से एक कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत वही हो हाँ सकता है। हाँ, हर ब्लड प्रेशर के मरीज में किडनी का चेकअप होना मस्ट है, वो होना चाहिए कि ये ब्लड प्रेशर कहीं किडनी की बीमारी की वजह से तो नहीं है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है खून की कमी, अनीमिया, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं। अनीमिया का एक बहुत जी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन तो नहीं कह सकते बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉज किडनी की बीमारी है। हमारे पास बहुत सी महिलाएं, बहुत से मरीज आते हैं कि सर हमको 3 साल 4 साल से खून की कमी थी, दवा कर रहे थे, आयरन खाए जा रहे थे ले लेके, बट आराम नहीं हुआ। अब किडनी के पूरे सिम्टम्स आने लगे, तब चेकअप हुआ तो पता चला किडनी की बीमारी थी। पहले उनका जब खून की कमी थी तो किडनी का भी चेक नहीं हुआ। तो हर मरीज को जिसकी खून की कमी है, किडनी का भी चेकअप होना चाहिए। हम्म। सांस फूलना, जब किडनी की बीमारी ज्यादा बढ़ती है तो सांस फूलने लगती है। जिस भी मरीज को सांस फूल रही हो, हार्ट की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, खून की कमी हो, किडनी का चेकअप होना मस्ट है। जब किडनी की बीमारी और बढ़ती है तो भूख कम लगना, उल्टी मिचली आना, घबराहट होना, ये सारे लक्षण आते हैं। पेशाब में अगर हो सकता है दिक्कत हो, अगर कहीं पेशाब में रुकावट है, पथरी है, तो पेशाब में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे मुख्य लक्षण हैं मतलब मुख्य किडनी ऐसे के। शुरुआती लक्षण हैं जिनको जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, बिल्कुल आपकी हाँ इस महत्वपूर्ण जानकारी से वो लाभान्वित हो रहे हैं। और हमारे बीच आपके आपसे जुड़े हुए सवाल से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। अब सवालों का एक सिलसिला जारी हो गया है, मैं उसमें से एक लेता हूँ। रमेश श्रीवास्तव जी हैं हमारे बीच। उन्होंने पूछा कि क्या डॉक्टर साहब ये किडनी फेल्योर जेनेटिकल हो सकता है? हाँ हाँ, एकदम। ये हर किडनी की बीमारी जेनेटिक नहीं होती है। कुछ बीमारियां हैं किडनी की जो जेनेटिक होती हैं, माँ बाप से बच्चों में आती हैं। अनफॉर्चुनेटली जेनेटिक बीमारी जो किडनी की होती है उनका कोई दवा नहीं होता है। जेनेटिक हम्म। डिजीज है, उसकी कोई दवा तो होगी नहीं। हम्म। तो इसमें यही है कि आपके परिवार में किसी को भी पता चलता है कि उसको जेनेटिक डिजीज है, तो अपने डॉक्टर से बात करके घर के और परिवार के और लोग जो ससेप्टेबल हैं कि उनको हो सकती है, उनमें भी वो चेक कराएं अर्ली स्टेज पे, जिससे बीमारी पकड़ में आ सके, उसका प्रॉपर इलाज हो सके। तो जिनको आप डॉक्टर साहब कहते हैं कि जिनको जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या वो प्रोक्योरमेंट की स्थिति में हो सकता है, माने उनका इलाज हो सकता है कि क्या, या वो होप छोड़ सकते हैं कि ये तो किडनी पूरे इलाज, परिवार में जल्दी चली आ रही है? हाँ, इलाज का मतलब ये नहीं है कि बीमारी ठीक ही हो जाए। इलाज का मतलब ये भी होता है कि उस बीमारी के बढ़ने की गति को हम धीमा कर सकें, या उस बीमारी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बीमारी से रिलेटेड और जो ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। बहुत सी बीमारियां जिसको उस बीमारी को ठीक करने का इलाज नहीं है दुनिया में, बट उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को हम रोक सकते हैं। अगर किसी को मान लीजिए किडनी की डिजीज है और उसको उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करेंगे तो किडनी से तो कुछ नहीं होगा। बहुत हाई ब्लड प्रेशर से पता चला ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, तो वो उसके लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो वो हम उसको जी। रोक सकते हैं। तो इलाज यानी कि मतलब, हाँ जेनेटिकल जिसको डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिकल प्रॉब्लम है अगर उन्हें किडनी संबंधित, तो बिल्कुल परेशान ना हो। उन्हें डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि उन्हें रोक सकते हैं, उनकी गति को रोक सकते हैं। हमारे बीच अगला सवाल मैं एक और लेता हूँ। डॉक्टर साहब अमित उपाध्याय जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कोविड का क्या इम्पैक्ट है किडनी पर? कहने का मतलब कि कोविड ट्रीटमेंट से संबंधित, या तो ये पूछना चाहते हैं कि कोविड की दवाओं का क्या असर है, या कोविड का असर, दोनों ही बातों का जवाब आप दें डॉक्टर साहब। देखिए, एक तो अगर कोई पेशेंट है जिसको पहले से किडनी की बीमारी है, उसको कोविड हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी किडनी की बीमारी तेजी से बढ़ सकती है। अगर उसको सीवियर कोविड होता है, इन्फेक्शन होता है, लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, फीवर आता है, सेप्सिस में जाता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो उसकी किडनी की बीमारी बढ़ सकती है। वो कई बार पेशेंट हमारे जो किडनी के पुराने पेशेंट भी, वो कई बार कुछ पेशेंट डायलिसिस पे आ गए, ऐसा भी हुआ। कुछ उसमें से डायलिसिस से वापस रिकवर किए, कुछ परमानेंट डायलिसिस पे चले गए। जो मरीज को पहले किडनी एकदम नॉर्मल थी, वैसे मरीजों में अगर सीवियर कोविड की सीवियर बीमारी होती है, वो आईसीयू में जाते हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं, बीपी लो होता है, ये सब चीजें होती हैं, तो वो उसमें भी किडनी खराब हो सकती है, मरीज को डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है।
और कोविड अगर ठीक हो जाता है तो उसमें अच्छे खासे मरीजों की किडनी वापस रिकवर भी कर जाती है। तो हाँ, जैसे कोई भी इन्फेक्शन शरीर में हो वो किडनी के ऊपर असर डालता है, वैसे ही कोविड भी डालता है। तो कहीं ना कहीं उसी कुछ ना कुछ असर इसका मतलब जरूर है। चाहे वो कोई भी हाँ, दवाई हो, किडनी पर ही असर कर, किडनी के थ्रू ही फिल्टर होता है, जाता है। तो हम्म, डॉक्टर साहब, आपने एक टर्म यूज किया, डायलिसिस। तो हम्म, डायलिसिस जहां तक सब जानते हैं कि बड़ा एडवांस केस होता है, तो वो डायलिसिस टर्मिनोलॉजी और डायलिसिस के बारे में जो मरीज या जो दर्शक हैं हमारे देख रहे हैं, डायलिसिस है क्या चीज और कितना प्रभावी होता हाँ, है, कितना कारगर होता है? क्योंकि आप पूर्वांचल के इसमें आप विशेषज्ञ हैं, पूर्वांचल में जाने माने डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो ये डायलिसिस के बारे में थोड़ा जनता को बताएं। देखिए हमारे किडनी का काम होता है खून को साफ करना। निरंतर हमारे शरीर में एसिड, जहर, गंदगी, एक्स्ट्रा पानी ये सब इकट्ठा होता रहता है। तो किडनी का काम होता है खून को साफ करके उस एसिड, जहर, टॉक्सिक मटेरियल्स को, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको सब पेशाब के रास्ते बाहर निकालना। तो जब किडनी काम नहीं करती है तो ये सारी प्रक्रिया नहीं हो पाती है और हमारे शरीर में सारा ये एसिड, जहर, पानी ये सारा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जब इकट्ठा होगा तो ये हमारे शरीर के ऊपर प्रतिकूल असर डालेगा, हमारी जान को खतरा होगा इससे। तो जब ये एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उससे हमारी जान को खतरा हो सकता है और हमारी किडनी काम नहीं कर रही है, तो वैसी स्थिति में इस एसिड, जहर और एक्स्ट्रा पानी को शरीर से निकालने का जो तरीका है उसको हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस में हम वो अपशिष्ट पदार्थों को, एक्स्ट्रा पानी को शरीर में से उस फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिससे उनका लेवल जो है हमारे शरीर में कम हो जाता है, हमारे शरीर के जान को खतरा कम हो जाता है, हमें लक्षणों में आराम मिल जाता है। मगर डायलिसिस से किडनी नहीं ठीक होती है। ये एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं सर डायलिसिस हो गई, हमारे पेशाब क्यों नहीं आई? तो डायलिसिस होने से किडनी नहीं ठीक होती है। डायलिसिस सिर्फ एक किडनी का रिप्लेसमेंट है, खून को साफ करके एसिड, जहर, पानी को निकाल देता है। तो जब किडनी अगर बहुत ठीक, बड़ा इशू इशू का आपने जवाब दिया डॉक्टर साहब। लोगों ने आज, मुझे लगता है, इस संवाद के माध्यम से, आपके माध्यम से जाना है कि डायलिसिस पूर्ण रूपेण किडनी से इलाज का एक गारंटी नहीं है। क्योंकि लोग समझते हैं, बिल्कुल सही बात है, कि डायलिसिस हो गया तो अपने आप को समझते हैं कि मेरा किडनी का इलाज हो गया। वो दवाइयों पे भी कब निर्भरता रखते हैं। हम्म, तो जी। डायलिसिस सिर्फ एक टेम्पररी तरीका है, किडनी का रिप्लेसमेंट है। किडनी को ठीक नहीं करेगा। अगर आपकी किडनी परमानेंट खराब है तो बार बार एसिड, जहर इकट्ठा होगा, आपको बार बार डायलिसिस लाइफ लॉन्ग, जब तक कि आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता है तब तक कराना पड़ेगा। अगर आपकी किडनी में अचानक से खराबी आई है और किडनी ठीक होने वाली किडनी की बीमारी है, तो वैसी स्थिति में जब तक किडनी ठीक नहीं हो जाती है तब तक आपको बार बार खून की सफाई यानी डायलिसिस की आवश्यकता पड़ेगी। और जब किडनी ठीक होने लगेगी, पेशाब अच्छे से बनने लगेगी, एसिड, जहर शरीर में इकट्ठा होना बंद हो जाएगा, तो डायलिसिस की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। यानी डायलिसिस एक तरह से कह सकते हैं कि शरीर में किडनी के पास से हाँ, एसिड फिल्टरेशन का ही काम करती है। बस यानी एक बस बस सपोर्ट किडनी, सिस्टम है एक तरीके से, ऐसा हाँ, सामान्य भाषा में हम रिप्लेसमेंट, कह सकते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, रिप्लेसमेंट। किडनी की जी जगह रिप्लेसमेंट उसका, जी जी। बस। डॉक्टर साहब, मैं एक और सवाल लेता हूँ। रमेश जी हैं, इन्होंने पूछा डायलिसिस किस लेवल से स्टार्ट होना चाहिए? मैंने कौन सा स्टेज ये पूछना चाहते होंगे, मुझे लगता है। हाँ, हाँ, हम्म। डायलिसिस स्टार्ट करने का डिसीजन सिर्फ एक पर्टिकुलर रिपोर्ट पे नहीं होता है। ये मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स को मिला के डिसाइड किया जाता है कि हमें डायलिसिस करना है कि नहीं। बहुत से लोग, मतलब ये भी एक बहुत मिसकंसेप्शन है। लोग, ब्लड में एक जांच होती है सीरम क्रिएटिनिन, उसको लेके डिसाइड करने की सोचते हैं कि हमारा क्रिएटिनिन इतना है तब हम डायलिसिस कराएंगे, हमारा क्रिएटिनिन इतना नहीं है तो हम डायलिसिस नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर से डिसाइड करते हैं। किसी को 5 क्रिएटिनिन पे भी सूजन बहुत ज्यादा है, पेशाब कम हो रही है, सांस फूल रही है, भूख नहीं लग रही है, उल्टी आ रही है, तो उसको हमको तुरंत डायलिसिस करना पड़ेगा। किसी को 7-8 क्रिएटिनिन पे भी कोई सिम्टम नहीं है, एकदम ठीक है, कोई एसिड जहर नहीं शरीर में, तो उसको हम डायलिसिस नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजों पे मिलकर डिसाइड किया जाता है। वो आप बेस्ट आपके डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। एक सिर्फ एक रिपोर्ट के बेसिस पर डिसाइड कर सकें।
डॉक्टर बहुत साहब, सारे आपने बहुत सही बात बताई है कि डॉक्टर से पहले मिलना चाहिए, ना कि एक रिपोर्ट बेस में। एक बड़ा सवाल ये आता है डॉक्टर साहब कि जानकारी अगर किसी को हो या कोई ऐसा सिम्टम जैसे आपने बताए हैं, तो कौन सी सी शुरुआती जांच है जिसको एक व्यक्ति करा सकता है, पैथोलॉजिस्ट से करा सकता है, आपसे कंसल्ट करके करा सकता है, या आपके बिना कंसल्ट, जैसे कहते हैं ना कि एक सेल्फ अवेयरनेस के लिए कराना हो, तो कौन सी ऐसी जांच होती है? एक तो ब्लड की जांच है, इसको सीरम क्रिएटिनिन कहते हैं। एक यूरिन की जांच और एक अल्ट्रासाउंड। अगर ये तीनों नॉर्मल है तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं कि किडनी की कोई बीमारी नहीं है। तो कई बार क्रिएटिनिन नॉर्मल होता है, बस पेशाब में प्रोटीन आता है। कई बार क्रिएटिनिन और यूरिन की रिपोर्ट नॉर्मल होती है, अल्ट्रासाउंड में कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, अगर तीनों नॉर्मल है तब आप कह सकते हैं कि हाँ, किडनी ठीक है मेरी। बहुत सस्ती और सिंपल जांच है, और ये मेरे ख्याल से हर इंसान को स्क्रीनिंग अपना कम से कम साल में एक बार जरूर करानी चाहिए। बिकॉज हमारे पास, हम सबके पास ऐसे मरीज आते हैं जिनको सालों से सिम्टम्स हैं, या सिम्टम्स नहीं थे, वो बस 15 दिन से सिम्टम्स हैं, और उनको क्रॉनिक डिजीज है। मतलब जांचों में निकल के आता है कि ये इनकी बीमारी सालों पुरानी है। वो कहते हैं सर, हमको सिम्टम तो सिर्फ अभी हफ्ते भर से आए, हमको तो इसके पहले कुछ लक्षण ही नहीं थे। तो अगर आपको इनिशियल स्टेज पे बीमारी पकड़नी है तो आप सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड होके नहीं सिर्फ बीमारी पकड़ सकते। स्क्रीनिंग आपको जिसको बोलते हैं, कि इसमें ये जांचें कराना ही चाहिए अगर अर्ली स्टेज पे बीमारी पकड़नी है। सिम्टम्स आते आते बहुत देर हो जाती है। बेहतर, अच्छा, बहुत अच्छा सुझाव सुझाव आपने दिया है दर्शकों को। हमारे दर्शक इससे निश्चित तौर पे लाभान्वित भी होंगे। और आपने जैसा सुझाव दिया है कि स्क्रीनिंग जरूरी है, जब तक आप बीमारी गंभीरता पकड़े उससे पहले आप स्क्रीनिंग करें। और जांच के लिए आपने जो सिंपल दो तीन आपने जांच बताई हैं, उससे भी हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, एक अगला सवाल मैं लूंगा। आपके लिए सवालों की काफी लंबी लड़ी शुरू हो गई है। अगला सवाल नीरज सिंह जी का है कि अगर किसी की बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है तो इसका क्या किडनी पर इम्पैक्ट पड़ता है? मतलब यूरिन इन्फेक्शन एंड किडनी डिजीजेस कहाँ कोरिलेट करते हैं? सी, यूरिन इन्फेक्शन एक बहुत ब्रॉड टर्म है। मतलब ये हमारी पूरी यूरिनरी ट्रैक्ट ऊपर किडनी से लेके नीचे पेशाब की नली तक है। इसमें कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो उसको हम यूरिन इन्फेक्शन बोलते हैं। किडनी में खराबी तब आती है जब आमतौर पे ऊपर किडनी में इन्फेक्शन होता है और वो बार बार होता है। बट किडनी इन्फेक्शन ये देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। जैसे पुरुषों में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो यूजुअली अंदर कोई ना कोई रुकावट होने से ही होता है। आमतौर पे पुरुषों में यूरिन में इन्फेक्शन बिना कोई रुकावट के अंदर उसकी वजह से नहीं होता है। तो अगर वो रुकावट है तो उस रुकावट को इलाज करके उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रुकावट अल्टीमेटली किडनी को खराब कर सकता है। और वो इन्फेक्शन ऊपर अगर नीचे भी है, पेशाब की नली में भी इन्फेक्शन है, तो वो ऊपर चढ़ के किडनी तक जा सकता है। उस स्थिति में किडनी को खराब कर सकता है अगर यानी इन्फेक्शन बार फर्स्ट बार फर्स्ट होता है। इन फर्स्ट इन केस ऐसा नहीं है कि यूरिन इन्फेक्शन किडनी से संबंधित है, किडनी बीमारी संबंधित है। किडनी मतलब मल्टीपल है, हर किडनी की बीमारी में यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है। कुछ जी। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, अंदर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, तो उससे बार बार किडनी में इन्फेक्शन ऊपर तक पहुंचेगा। इन हाँ, दैट यानी केस अगर अगर कुछ ऐसी किडनी समस्या ऊपर हो रही पहुंच हो गया तो तो हाँ, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। हाँ, सेल्फ हाँ, एनालिसिस ना करें, सेल्फ स्क्रीनिंग हाँ, जरूर कर सकते हैं। हाँ, बहुत बेहतर आपने जानकारी दी डॉक्टर साहब। और अगला सवाल इन्होंने, अमित जी ने पूछा है एक, कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही। अभी मैं यही प्रश्न पूछने ही वाला था कि डॉक्टर साहब, एक सामान्य एक इंसान, जिसको कहते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ जो जीने वाला इंसान है, जिसको किडनी की प्रॉब्लम ना हो, वो रोजमर्रा के जीवन में अपने क्या ऐसी चीजों को अपनाए जिससे उसकी किडनी तंदुरुस्त बनी रह सकती है? पहली चीज जैसे मैंने बताया कि आपको कोई भी दवाइयां अपने से लेके नहीं खानी है, पेन किलर्स, या टीवी पे आजकल बहुत ऐड आते हैं दवाइयों के, फैशनेबल। आप देखेंगे, खोलेंगे तो बीच बीच में ऐड आते हैं, पक्का इलाज ये कर देंगे, उल्टी सीधी दवाइयां बताते हैं अपने से। बड़े बड़े स्टार्स आके एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ऐसे कोई भी दवा अपने से लेके नहीं खानी है, क्योंकि ये इन दवाइयों का कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं होता है कि इनका किस ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जिस तरह से लेके किसी के भी कहने पे दवा नहीं खानी है।
दूसरा चीज, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अगर नहीं भी है तो उसका रेगुलर चेकअप कराएं, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर किसी को भी कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो अगर आप रेगुलर चेकअप नहीं कराएंगे तो अगर स्टार्ट होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, इनिशियली तो नहीं पता चलेगा। तो अगर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर है तो उसका रेगुलर इलाज करें, रेगुलर जांचें कि आपका शुगर कंट्रोल में है या नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है या नहीं है, और उसके लिए अपने चिकित्सक को दिखाएं। वो जब जब बुलाएं तब जाके उनको दिखाएं। और स्क्रीनिंग, जो मैंने बताया आपको, स्क्रीनिंग करनी है रेगुलरली, साल में एक बार अपना किडनी का चेकअप करना है, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, रोज मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करनी है, अपने फिजिकली फिट रखना है, ज़्यादा जंक फूड्स नहीं खाना है, फैटी डाइट ज़्यादा नहीं खाना है, अगर वजन ज़्यादा है तो वजन को कम करें। मोटापा भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है किडनी की बीमारी का, मोटापा भी एक कारण है, तो अपना वजन नियंत्रण में रखें। ये आमतौर पर प्रिकॉशन से बहुत ज़्यादा नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि कुछ स्टडीज ये पाई हैं कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके में कुछ में किडनी डिजीज का इंसिडेंस ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि ना खाएं, बट एकदम बहुत ज़्यादा ना करें, है ना, क्योंकि कुछ स्टडीज हैं जो ये बताती हैं। तो नॉनवेज खाने वाले परेशान ना हो, मैंने कोई ऐसे डर वाली बात नहीं, लेकिन स्टडीज जो है उसकी एक रिपोर्ट डॉक्टर साहब बता रहे हैं। बहुत सही जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। एक अगला सवाल ये है डॉक्टर साहब, जो हमारे एक सदस्य जानना चाहते हैं कि ये बीमारियां कितने तरीके की हो सकती हैं किडनी की, कैसे पहचाने कि मतलब एग्जैक्टली ये बीमारी इससे कोरिलेट कर सकती है किडनी से संबंधित, क्योंकि बड़ा तमाम लक्षण आप बड़ा मिक्सअप हो जाते हैं। और तो कितने प्रकार की हो सकती हैं ऐसी किडनी बीमारियां? देखिए, मुख्यतः 3-4 प्रकार की होती हैं। ऐसे तो बहुत होती हैं, जो पब्लिक में समझाने वाली बातें हैं, जो मेन जिनके प्रॉब्लम है वो 3-4 तरह की। एक तो एक्यूट किडनी इंजरी जिसको बोलते हैं। एक्यूट मीन्स जो अचानक से आई है, कल को किसी की किडनी ठीक थी, किसी वजह से अचानक से किडनी खराब हो गई, तो एक्यूट। वो उसके मुख्य कारणों में इन्फेक्शन, पेन किलर्स, बीपी डाउन हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, ये मुख्य कारण है। तो इसमें जो अचानक से किडनी खराब होती है, इसमें वापस चल के धीरे धीरे किडनी वापस सुधार होने की संभावना होती है। किडनी अधिकतर केसेस में किडनी धीरे धीरे पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है। तो इसमें अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन, बुखार आ रहा है, पतली दस्त हो जाए बहुत ज़्यादा, तो घर पे रख के इलाज ना कराएं। कभी कभी किसी मरीज को पतली दस्त से शरीर में इतनी पानी की कमी हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, तो उसमें लोग सोचते हैं हम घर पे ही दवा खाते रहेंगे, उस चक्कर में बीमारी बढ़ जाती है। ऐसे में हमको पानी चढ़ाना पड़ता है। तो एक्यूट किडनी इंजरी है, जिसमें किडनी धीरे धीरे वापस से ठीक हो जाती है। दूसरा क्रॉनिक किडनी डिजीज है। क्रॉनिक मीन्स कि जो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, महीनों सालों में धीरे धीरे किडनी की बीमारी आ रही है, और ये वाली बीमारी जो किडनी की होती है ये ठीक नहीं हो सकती है। इसको ठीक करने की दुनिया में कोई दवा नहीं बनी है। क्रॉनिक डिजीज को ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक समय आता है जब किडनी पूरी तरह फेल हो जाती है और फिर पेशेंट को डायलिसिस पे आना पड़ता है, ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। इसमें बहुत सारे लोग मैजिकल ट्रीटमेंट का दावा करते हैं कि हम ठीक कर दिए, उसको ठीक कर दिए। वो एक्चुअली एक्यूट वाली डिजीज होती है जो ठीक हो जाती है। वो दावा करते हैं कि हमने क्रॉनिक वाली को ठीक कर दिया। क्रॉनिक वाली को आज तक कोई नहीं ठीक कर पाया है। यानी कोई ऐसा मैजिक नहीं है। अगर कोई ऐसा दावा करता है कि एक्यूट किडनी वाली की डिजीज शर्तिया हमने इलाज, बताया ना, वो ठीक हो जाती है। हाँ, हम्म, वो वो तीसरी शर्तिया होती इलाज है वाले जिसमें चीजों पे ना किडनी, जाए। हाँ, ना जाए। और तीसरी जो डिजीज होती है वो बच्चों में होती है। बच्चों में किडनी में कई बार सूजन आ जाता है, उसकी वजह से पेशाब में प्रोटीन जाने लगता है। पेशाब में प्रोटीन बहुत ज्यादा जाने से शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, पूरा शरीर फूल जाता है। उसको हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये मेजर मान के चल सकते हैं कि ये 3 मेजर टाइप्स हैं बीमारियों के, जो कॉमन ऐसे पब्लिक में देखने ऐसी को मिलते हैं। कितने प्रकार की होती है? मुझे नहीं लगता है कि अभी तक दर्शक कभी किसी माध्यम से जाने होंगे, और आपके माध्यम से लोग रूबरू हो गए इस कि एक बच्चों में भी एक कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों में कैसे बीमारी हो सकती है, किस तरह से देखने को मिल सकता है? बच्चों के साथ साथ बहुत सारा देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं में भी कुछ न कुछ इन्फेक्शन के चांसेस या उनकी किडनी की समस्याएं होती है, जिसको लेकर परेशान होती है। तो उस पर क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, हमने जो 3 तरह के बीमारियां बताई किडनी की,
ये तीनों ही प्रकार की किडनी की बीमारियां बच्चों में भी हो सकती है, एक्यूट भी, क्रॉनिक भी और नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी है। मोस्ट कॉमन ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जिसमें उन्होंने बताया किडनी में सूजन आने से प्रोटीन निकलने लगता है पेशाब में, और पूरा शरीर में, बच्चे हमारे पास आते हैं एकदम यूं फूले हुए, सूज जाते हैं। तो ये बीमारी ऐसी कोई खतरनाक बीमारी नहीं होती है। इसमें स्टेरॉइड जो आजकल काफी फेमस हो गया है सब जगह, फेमस तो तो वो डॉक्टर साहब कई मायने में हो चुका है। एक तो इलाज के मामले में था, उसके बाद में जो उसके साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं जी, उस पर भी हाँ हम लोग चर्चा करेंगे जी। स्टेरॉइड्स की हाँ बात आप कर रहे थे। हाँ, तो स्टेरॉइड ही उसका इलाज होता है। आमतौर पे हम लोग स्टेरॉइड ही देना पड़ता है, और हम्म। स्टेरॉइड से वो पूरी तरह ठीक हो जाता है, कुछ साल तक रहता है, फिर धीरे 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 वो गायब हो जाता है। और बाकी एक्यूट तो बच्चों में कोई इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, पतली दस्त हो गई, इन सब से एक्यूट वाली किडनी की बीमारी होती है। और जो क्रॉनिक वाली बीमारियां हैं वो बच्चों में पैदाइशी होती हैं। जब पैदा होते ही बच्चों को पैदाइशी किडनी में खराबी है, कुछ रुकावट है, किडनी में कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, उसकी वजह से धीरे धीरे करते हुए किडनी खराब होती है। और हमें जब बच्चा 7-8 साल का, 10 साल का होता है, तब हमें पता चलती है कि अरे इसकी तो किडनी खराब है। तो ये 3 बीमारियां बच्चों में हो सकती हैं। अब गर्भवती महिलाओं गर्भवती को क्या? हाँ, जी। गर्भवती महिलाओं में प्रसव के दौरान या उसके आसपास आगे पीछे किडनी फेल होना बहुत कॉमन है। अब तो फिर भी कम हो गया है। पहले के जमाने में गांव में जैसे डिलीवरी होती थी, तो वहां पे उतना ध्यान नहीं दे सकते थे, वहां पे डॉक्टरों की उचित चिकित्सा की उतना उपलब्ध नहीं था, तो उतना नहीं होता था। आमतौर पे प्रसव के दौरान इन्फेक्शन होने से किडनी में खराबी आने का चांस ज्यादा रहता है। प्रसव के दौरान ब्लीडिंग हो जाए, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इन सब कारणों से किडनी में खराबी आने की संभावना रहती है। इसमें सबसे खास बात है कि इसमें जो किडनी में खराबी आती है, इसमें अच्छे खासे मरीजों की किडनी परमानेंट खराब हो जाती है, वापस ठीक नहीं भी होती है, अच्छे खासे मरीजों की। मतलब प्रसव के पहले किडनी ठीक थी, प्रसव के दौरान किडनी खराब हो गई और वो परमानेंट खराब हो गई, वो ठीक नहीं हो सकती। बहुत से मरीज हमारे पास आते हैं ऐसे, उसमें किसी की गलती नहीं है, वो प्रसव से ही हो जाता है, वो अपने आप, उसकी पैथोफिजियोलॉजी ऐसी है कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं है वो चीज। बट ये कि वो चीज को अर्ली पकड़ा जाए, ब्लड प्रेशर अर्ली कंट्रोल किया जाए, इन्फेक्शन अर्ली कंट्रोल किया जाए, तो उस स्टेज तक शायद ना पहुंचे, ये रहता है। यानी इसलिए गर्भवती हमेशा महिलाओं को अगर ऐसी समस्या है, या उन्हें हाँ पहली समस्या है बीपी और कोई और कॉम्प्लिकेशंस है, हाँ हाँ तो क्या हाँ हाँ। एक बार उन्हें किसी नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी एक्सपर्ट से भी उनको सलाह लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये कि अपने जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनको रेगुलर दिखाते रहें, उनकी सलाह को माने, ब्लड प्रेशर अपना चेक करें अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो, और समय से जब वो डिलीवरी के लिए बताते हैं तब डिलीवरी समय से, और जिस तरह से सिजेरियन या नॉर्मल जैसे भी बताते हैं, वो आपके लिए जैसा भी सेफ होगा वो वैसा वो बताएंगे, उस हिसाब से समय से करवाएं, समय से दिखाएं और यानी रेगुलर गर्भवती फॉलो। महिलाएं अपने कंसल्टेंट डॉक्टर जो हैं उनसे कंसल्ट रहें और हाँ उनकी जो भी उनकी सुझाव है उसको माने। अगला सवाल मैं हाँ लेता हूं डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है मेरी मदर को करीब 10-12 साल से शुगर है और रेगुलर मेडिसिन पर है। केएफटी का रिपोर्ट नॉर्मल है। क्या और प्रिकॉशंस ले ताकि आगे जाके किडनी प्रॉब्लम ना हो? सवाल अच्छा इन्होंने पूछा है। शुगर कंट्रोल रखें, साल में एक बार कम से कम किडनी का चेकअप, आरएफटी और यूरिन एग्जामिनेशन की पेशाब में प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, ये रेगुलर चेक कराएं। और कोई भी, जैसे हमने बताया, कुछ दवाइयां हैं जो किडनी को खराब करती हैं, वो दवाइयां ना लें कोई भी। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, बस यही प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस, एक जनरल प्रिकॉशंस इन्होंने डॉक्टर साहब ने बता दी आपको। और अगला सवाल अगर हम बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, तो एक हमारे बीच एक और दर्शक हैं जिन्होंने सवाल हमसे पूछा हुआ है। सवाल आपके लिए कई माध्यमों से हमारे बीच उपलब्ध होते हैं। हमारा चूंकि चैनल के माध्यम से एमएस न्यूज प्लस, फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट और पर्सनल कई अकाउंट्स हैं जिनको हम लेते हैं, तो वहां से भी एक सवाल कुछ हमारे बीच आए हैं जिसमें पूछा गया है कि डायलिसिस का जो सवाल इन्होंने पूछा है, सेम वही सवाल था कि डायलिसिस का टाइमिंग क्या है, आपने इसके बारे में बताया है। तो एक बार डॉक्टर साहब ये बताएं कि डायलिसिस की जो एक प्रॉब्लम है, तो डायलिसिस की प्रॉब्लम को
किस तरह से लोग अवॉइड कर सकते हैं या डायलिसिस को साथ लेके चल सकते हैं, जहाँ की डायलिसिस की समस्या तो लोगों के बीच में काफी आप देखते भी होंगे, काफी पेशेंट्स को आप ट्रीट भी करते होंगे, तो डायलिसिस से लोग डरते भी हैं, कराना भी चाहते हैं। डायलिसिस के बारे में थोड़ा सा वो डर भी निकालने की कोशिश करें, और ये कैसे संभव है ये भी बताएं। देखिए, डायलिसिस को अवॉइड या उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रिपोर्ट सही में इतनी खराब है और आपके चिकित्सक, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि डायलिसिस शुरू करने की जरूरत है, पहली बात तो डायलिसिस का एडवाइस एक क्वालिफाइड आदमी से लें। कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट आपको इसकी एडवाइस, सही एडवाइस दे पाएंगे कि डायलिसिस की आवश्यकता है या नहीं। और अगर वो कहते हैं जरूरत है तो उसको समय से शुरू कर लें, बिकॉज अगर उसको हम लंबा खींचेंगे बस इसलिए कि नहीं हम अभी नहीं कराएंगे, हम और वेट कर लें, तो वो जो शरीर में एसिड जहर टॉक्सिन्स इकट्ठा है वो आपके शरीर के अंदर इतना डैमेज कर देंगे और वो परमानेंट डैमेज कर देंगे कि फिर आप डायलिसिस शुरू भी करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मरीज कभी फिर वो उतना स्वस्थ नहीं हो पाएगा अगर उसका समय से डायलिसिस शुरू हो जाता तब होता। और जो पेशेंट समय से डायलिसिस शुरू कर लेते हैं और रेगुलर डायलिसिस कराते हैं बिना गैप के, वो आगे काफी हद तक स्वस्थ रहते हैं। प्रॉब्लम उन्हीं में अधिकतर में होती है जो डायलिसिस में बहुत लेट करते हैं, खींचते हैं या रेगुलर डायलिसिस नहीं कराते हैं। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, सर हम 15 दिन पे एक बार डायलिसिस कराते हैं, हम 10 दिन पे एक बार डायलिसिस कराते हैं। हम क्या, तो डायलिसिस कराने से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लाभ तुम्हें नहीं मिल रहा है। आपको एक साइकोलॉजिकल एक वो है कि मैं डायलिसिस करा रहा हूँ, फिर आपको ये प्रॉब्लम भी है कि हमको कोई आराम भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि प्रॉपर डोज होती है डायलिसिस की, उसको रेगुलर कराएं। जैसे आपके खाने की डोज है, रोज रात को खाना, एक दोपहर में, एक सुबह नाश्ता करते हैं, तो उसकी भी डायलिसिस की भी डोज है, आपको प्रॉपर डोज में। और साथ में जो खाना पीने का परहेज, दवाइयाँ, जो इंजेक्शन आप बता, उसको भी रेगुलर वैसे लेना है और समय समय पे जांच करा के दिखाना है, तभी आप आगे डायलिसिस के पास साथ अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास पेशेंट्स हैं जो बहुत लंबे डायलिसिस पर हैं, तो ऐसा नहीं कि डायलिसिस से बहुत डरने की जरूरत है। अगर आप समय से रेगुलर करा रहे हैं, समय से डॉक्टर ने जैसा बताया है, फिस्टुला बनवाना है, जो करना है, आप रेगुलर अगर सब करा रहे हैं तो आपको, हमें नहीं लगता कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम एकदम आनी चाहिए। यानी डरने की जरूरत नहीं है। और जो बार बार लोग जांच कराते हैं, मुझे लगता है कि आपकी इस जानकारी से लोगों का खर्चा भी कम हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, जैसे आपने बताया कि नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए अगर डायलिसिस की समस्या हो, ना कि किसी ऐसे डॉक्टर के पास जहां वो सिर्फ रिपोर्ट पे रिपोर्ट, जांच पे जांच और दवाइयों को देते हुए वो टेस्ट करते रहते हैं। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम कई पेशेंट्स में आती है। एक दर्शक है हमारे बीच, जो पूछना चाहते हैं कि स्ट्रेस कहाँ तक घातक है किडनी बीमारी के लिए? स्ट्रेस क्या स्ट्रेस समस्या है किडनी? स्ट्रेस, जी। स्ट्रेस का डायरेक्ट कोई रिलेशन तो ऐसा नहीं है किडनी पे, बट इनडायरेक्ट ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस अगर ज्यादा रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा, शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो अल्टीमेटली फिर वो किडनी को डैमेज करेगा। डायरेक्ट रिलेशन तो ऐसा नहीं है स्ट्रेस से। हाँ, और लेकिन हाँ, ये एक है कि दूसरा, वो कोरिलेट कर सकता है ब्लड हाँ प्रेशर बढ़ाने में। और जहां तक आपने बताया कि ब्लड प्रेशर घातक है किडनी संबंधी बीमारियों में, डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि जैसा हम लोग घरों में सुने हुए हैं कि पानी खूब पीना चाहिए और पानी खूब खींच के पिए, तो कितना एक मापदंड है पानी पीने का, जहाँ कहते हैं कि जितना पानी पियो उतना फ्लश होगा, उतना पेट क्लीन रहना चाहिए, तो ये क्या है? थोड़ा सा इस पर भी सही जानकारी दें। हम आपके बीच, आप हमारे बीच हैं, दर्शकों के बीच हैं, और उम्मीद है कि आपसे ही सही जानकारी हम सबको प्राप्त होगी। जी डॉक्टर साहब। देखिए, अगर आप प्रिवेंशन के लिए बात कर रहे हैं कि किडनी डिजीज ना हो उसके लिए ज्यादा पानी पीना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपको नॉर्मल पानी पीना चाहिए, इतना पानी पिए कि आप डिहाइड्रेट ना हो, नॉर्मल पानी आपके में रहे, तो उससे किडनी खराब उससे नहीं होती है। हाँ, अगर डिहाइड्रेटेड बहुत रहते हैं लंबे समय तक, जैसे पाया गया कि कई बार जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इन सब कंट्रीज में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ पे किडनी डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा पाया गया है। तो इसलिए पाया गया क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ा डिहाइड्रेटेड रहते हैं लोग, तो ये कहा गया कि हो सकता है उससे लंबे समय से धीरे धीरे किडनी में इंजरी होती है और किडनी खराब होती है।
तो हाँ, डिहाइड्रेटेड ना रहे, नॉर्मल पानी पिए, 3-4 लीटर पानी रोज पिए नॉर्मल, तो उससे आपका ठीक रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो फ्लश होगा तो ठीक रहेगा, ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है, ऐसा कोई। मतलब एक हाँ, और अभी अगर आपने आपको जो किडनी बताया। की बीमारी है, अगर हम्म। आपको किडनी की बीमारी है तो अपने चिकित्सक से पूछ के ही पिए कितना पीना है, क्योंकि बहुत सी अधिकतर किडनी की बीमारियों में आपको पानी कम पीना होता है, तो ऐसा नहीं है। तो वो आप बहुत अपने चिकित्सक से पूछ बहुत के पिए। जरूरी आपने सलाह दिया कि बहुत ये मिथ्स है लोगों में कि पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए तो किडनी की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इवन किडनी के पेशेंट्स को जो आपने बताया कि बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं किडनी में जहां कहा जाता है कि कम पिए। बहुत सही हम्म। जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने सुझाव दिया है। किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ तक सक्सेस, कहाँ तक, मतलब इनका सवाल है कि ये किडनी ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल है और किडनी ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए। देखिए, जब आपकी किडनी इतनी खराब हो गई कि आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ने वाली है, तो इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ किडनी रिप्लेसमेंट। ट्रांसप्लांट भी एक तरह का किडनी का रिप्लेसमेंट है, तो और डायलिसिस भी एक तरह का किडनी का रिप्लेसमेंट है। तो वो ये सारे चॉइसेस हैं किडनी रिप्लेसमेंट के, इधर आप डायलिसिस पे जाएं या ट्रांसप्लांट कराएं, वो आपकी चॉइस है। जब आपको ये है कि आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ने वाली है, इट मीन्स आपको किडनी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो ट्रांसप्लांट भी उसी वक्त जरूरत पड़ेगी, वो भी इनका एक ये तरह जानना का। है डॉक्टर साहब कि कितना सक्सेसफुल होता है ट्रांसप्लांट। हाँ, तो देखिए, हर चीज रिलेटिव कंपैरेटिव होती है। व्हेन यू हैव टू ऑप्शंस, आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक डायलिसिस और एक ट्रांसप्लांट, तो दोनों में ट्रांसप्लांट ही बेहतर ऑप्शन है। आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। दोनों में ज्यादा बेहतर ऑप्शन ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट में एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंत तक जाते जाते 95% तक किडनीज जो है वो वर्क करती है। 95% सक्सेस रेट है एट द एंड ऑफ, बेटर देन डायलिसिस, डायलिसिस से बहुत ही बेहतर है। तो अगर आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो तो सबसे बढ़िया उपाय किडनी रिप्लेसमेंट का ट्रांसप्लांट ही है। यानी किडनी ट्रांसप्लांट अल्टीमेट और बहुत ही सिक्योर्ड है। डॉक्टर साहब ने यही बताया है कि ट्रांसप्लांट में कोई समस्या ऐसी नहीं होती है और ये एडवांस है, डायलिसिस से बेहतर ही है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया अभी बच्चों में कि ये परेशानियां आपको देखने को मिलती हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आपके बच्चे भी आते हैं, तो एक तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स लोग जानना चाहते हैं, क्या जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से बच्चों में हो जाता है या कौन सी ऐसी कारण है जो बच्चों में ये अमूमन देखने को मिल गया है। तो इसमें बेसिकली कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हमारी किडनी में होती हैं बहुत सारे। जैसे जब बच्चा पेट में होता है, उसके अंग बन रहे होते हैं गर्भ में, तो किडनी भी जब बन रहा होता है तो उसके बनने के दौरान उसमें कहीं कुछ डिफेक्ट आ जाता है स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, तो वो पूरा ठीक से नहीं बन पाया या गलत बन गया या कुछ ऐसा, भाई नेचुरल वो है। तो अगर उसके साथ बच्चा पैदा हुआ तो वो किडनी नॉर्मल नहीं होगी, किडनी काम नहीं करेगी ठीक से, फिर वो धीरे धीरे करते हुए किडनी जो है आगे चल के वो खराब हो जाती है। अमूमन एक जनरल टर्म में जैसे लोग हार्ट के और देखते हैं कि हार्ट की समस्या बच्चों में बहुत सारी होती है, तो वो भी कुछ इसी तरह से होती है। हाँ, जैसे हार्ट की बच्चों में हम लोग कहते हैं दिल में छेद है या कुछ है, हार्ट में गड़बड़ी है, वो भी जब हार्ट बनता है गर्भ के अंदर तो बनने में कई सारे डिफेक्ट आ जाते हैं, उससे वो हार्ट की समस्या होती है। इसी तरह ये शरीर के किसी भी अंग में डिफेक्ट आ सकते हैं। तो उसी तरह जब किडनी में डिफेक्ट कुछ रह जाता है, वो जब बच्चा पैदा होता है तो अल्ट्रासाउंड वगैरह तो कोई आमतौर पे यहाँ कराता नहीं है इंडिया में, तो वो पता नहीं चलता है। और फिर वो धीरे 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 अंदर बीमारी बढ़ती चली जाती है और एक समय आता है जब किडनी फेल हो जाती है, तब पता चलता है। बच्चों में खासकर किडनी के बीमारी के लक्षण जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। बच्चा जो किडनी की बीमारी का होगा उसका हाइट नॉर्मल उस एज के बच्चों के हिसाब से बहुत छोटा होगा, चलने फिरने में दिक्कत होगी, हड्डियां कुछ टेढ़े होंगे, खेल वेल नहीं पाएगा, मेहनत नहीं कर पाएगा, थकान जल्दी हो जाएगी, खून की कमी से शरीर पीला पड़ेगा, भूख नहीं लगेगी। ये मेन लक्षण होते हैं। कोई बच्चा अगर बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, थक जा रहा है, खेल कूद नहीं पा रहा है, भूख कम लग रही है,
शरीर पीला पड़ रहा है तो किडनी का चेकअप जरूर कराना चाहिए। बहुत बेहतर सुझाव आपने दिया है कि बच्चों में अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को ये सलाह डॉक्टर साहब ने दिया है कि अगर किसी तरह के ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो वो अपने बच्चों का किडनी के लिए भी एक बार जरूर जांच कराएं। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग जैसे रोजमर्रा के जीवन में भी हम लोग आ रहे थे कि क्या ऐसा खान पान इस्तेमाल करें, किस तरह की जीवन शैली अपनी लाइफ को, अपने आप को बदलाव रखें। आज इस कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग, सब लोग घर में बैठे हुए हैं और जैसा आपने बताया कि फास्ट फूड या छोटा चटक पटक वाली चीजें, बहुत सारी चीजें चल रही हैं घर में, जो अपने पत्नियों को लोग परेशान भी कर रहे हैं। तो उन्हें लिए आपको क्या सुझाव है कि अगर घरों में बैठे हैं तो भी किडनी की कैसे देखभाल करें? एक्सरसाइज बहुत कम लोग भी करते हैं, बहुत सारे लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या एक बैलेंसिंग सुझाव आप दे सकते हैं अभी इस लॉकडाउन के पीरियड के लिए? देखिए, बाहर निकल के मॉर्निंग वॉक करना थोड़ा मुश्किल है ऐसे टाइम में, बहुत लोग नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इन्फेक्शन का थोड़ा डर रहता है। तो ऐसे में बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल्स देख सकते हैं जिसपे वो आपको एक्सरसाइज बताते हैं। आपने घर में ही बैठ के एक्सरसाइज या वॉक वो कर सकते हैं, अपने छत पे जाके कर सकते हैं। तो अपना फिजिकल एक्टिविटी ना छोड़ें, आप अपना रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आधा एक घंटे का एक्सरसाइज रोज करें और खाने पे थोड़ा नियंत्रण रखें। वैसे ही फिजिकल एक्टिविटी कम है, कैलोरीज कम लें, फास्ट फूड कम लें, वजन ना बढ़ने दें, शुगर ना बढ़ने दें, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखें। तो बस यही है। बहुत सही जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत सारे लोग इनएक्टिव भी हो चुके हैं, कुछ लोग ज्यादा एक्टिव भी हो चुके हैं और घरों में बैठे कुछ लोग हैं तो कुछ क्रिएटिविटी भी कर रहे हैं, जो उनके लिए भी बेहतर है, समाज के लिए भी बेहतर है और परिवार के लिए भी बेहतर है। आपके माध्यम से डॉक्टर साहब आज हमारे इस दर्शकों के बीच में बहुत अच्छी जानकारी किडनी के संबंध में और उसके इलाज उपाय के संबंध में, और ढेर सारे धन्यवाद आपको मिले हुए हैं जिनको मैं एक एक नहीं पढ़ सकता। यहाँ इस लाइव में मिला हुआ है और अन्य चैनल के माध्यम से भी हमको मिला हुआ है। तो आपके लिए ढेर सारे धन्यवाद और प्रणाम, नमस्कार सब। आपने विशेष जानकारी दी तो सर काफी पढ़ा हुआ है सर। एक विशेष मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक टिप्स जो डॉक्टर नितिन अग्रवाल की टिप्स हो, जो डॉक्टर नितिन अग्रवाल बताना चाहते हो अपने पब्लिक को, जनता को, इस चैनल के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, कि ऐसे एक टिप्स जो जनरली अपने लाइफ में अपनाएं किडनी से बचाव के लिए। अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, फिट रहें, प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर दें, शुगर बीपी को हल्के में कभी ना लें, शुगर और बीपी को कंट्रोल रखें, किसी भी सलाह सिर्फ अपने चिकित्सक की माने और उसी से पूछ के ही कोई भी दवा लें, और रेगुलर स्क्रीनिंग अपनी कराएं, रेगुलर जांच से भागे ना। बहुत से लोग कहते हैं जांच कराएंगे उसमें कोई बीमारी निकल गई तो हम क्या करेंगे। तो ये तो अगर आपको बीमारी अर्ली पकड़नी है, उसको अपने आप को बचाना है, तो जांच से ही पता चलेगी, वो जांच से भागे ना, है ना। यही तो है आपने टिप्स। एक टिप्स पूरे एक सेंटेंस में टिप्स बता दिया और बेहतर टिप्स है, और मुझे लगता है कि दर्शक इससे काफी लाभान्वित हैं। और अच्छा, एक जाते जाते एक सवाल एक और आया है कि सर प्रणाम, पेशाब करने के दौरान इन्हें अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है, कहीं यह किडनी इन्फेक्शन तो नहीं? एक सवाल इनका भी आया है, ये जवाब इनका दे। ये जो लक्षण आप बता रहे हैं ये किडनी की बीमारी के नहीं है, आपके पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट हो सकती है, उसकी वजह से हो रहा होगा। बट हाँ, अगर रुकावट लंबे समय से है, ज्यादा है, तो आपकी किडनी में इससे खराबी आ सकती है। तो किसी भी यूरोलॉजिस्ट जो पेशाब के रास्ते के सर्जन होते हैं उनको दिखा के इवेलुएट कराएं कि रुकावट कहाँ है, किस वजह से दिक्कत हो रही है, और वो कोई किडनी में उससे खराबी तो नहीं आ रही है, वो चेक करके आपको बता देंगे। एक सज्जन और सवाल पूछ रहे हैं कि सर आपसे कंसल्ट करना हो तो कहाँ आप मिल सकते हैं, किस जगह पे, कहाँ पर आप, ये पेशेंट चाहते हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं? हाँ, मैं श्री बालाजी किडनी सेंटर पांडेपुर में, वहीं मेरी क्लिनिक है। मैं वहीं रोज 10 से 4 बजे तक रोज मिलता हूँ, सोमवार से शनिवार। तो आप किसी भी दिन आके वहाँ पे मिल सकते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब लोग फिजिकली मिल सकते हैं आपसे कि टेली हाँ, कंसल्टिंग ही कर सकते हैं? फिजिकली भी मिल सकते हैं, टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप इतनी सार्थक जानकारी इतने सरल शब्दों में इतना दिया। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं
जो किडनी की बीमारियों के नाम से और उनके शब्दों से घबरा जाते हैं, लेकिन आपने बहुत ही सरल सिंपल तरीके से आपने समझाया और काफी लोग इससे लाभान्वित हुए, जो स्क्रीन पे मुझे देखने को मिल रहा है। आपके लिए धन्यवाद। क्योंकि होता क्या है डॉक्टर साहब कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसमें मनोवैज्ञानिक रूप से लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें जानकारियां कम होती हैं और इस वजह से उन्हें परेशानियां ज्यादा बढ़ती नजर आती हैं। सही सुझाव, सही इलाज का ही एक रास्ता बनता है और आपने आज बहुत बेहतरीन सही सुझाव दिया है, जो किडनी के तमाम बीमारियों से ग्रस्त यहाँ पर हमारे दर्शक जो है, उनके परिवार, उनके सगे संबंधी और तमाम लोग जो भी हमारे चैनल से भी, यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं, उन सबको प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ लोगों का सवाल ये भी है और मेरा भी सवाल है कि इतने से हमारे दर्शक और चाहते हैं कि सिर्फ इतने से नहीं डॉक्टर साहब हमें और समय दें, तो हम ये चाहते हैं डॉक्टर साहब कि आप फिर कब से हमारे बीच जल्दी ही रूबरू हो, जिससे कि और कई तमाम सवाल हैं जो हम समय की सीमा को रहते हुए हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल हम इनका जवाब मैं दे देता हूं कि बिल्कुल हम डॉक्टर साहब के बाद साथ फिर से रूबरू होंगे, आपके मुद्दे, आपके सवालों के साथ और आपके तमाम उन विचारों के साथ डॉक्टर साहब से हम संपर्क करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या समस्याएं हैं और उनका क्या इलाज हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका इस कार्यक्रम में आने का और हमें इतना समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आप ये देखिए कि हमारे इस संवाद का ये फेसबुक, यूट्यूब और अन्य चैनल के माध्यम से हम सार्थक संवाद कर रहे हैं। आप सबको निश्चित तौर पे इन सबसे बेहतर फायदा, बेहतर लाभ मिल रहा है, ऐसा हमारी कामना है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एएमएस न्यूज प्लस सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर, आवाज समाचार पर एएमएस आवाज समाचार को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज है हमारा, उस पर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, फॉलो करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी चिकित्सक, किसी एक्सपर्ट के साथ पुनः उपस्थित होंगे आपके सवालों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।